हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे उर्दू की और सुनकर पढ़ेंगे उमर बिन अब्दुल अजीज चैप्टर को। फिर क्लास 7 में विज्ञान की क्लास में समझेंगे प्राणियों में पोषण भाग 3 के बारे में। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी की और समझेंगे बच्चे की दुआ पाठ को। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ,
पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए बच्चों, अब हम दर्जा 6 के उर्दू की किताब फरोज़ा से एक नस्र का चैप्टर सुनते हैं, जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। उनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा न था। एक मर्तबा का जिक्र है, ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर रहमतुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। माँ बेचैन हो गई। वो शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। नहाने या वज़ू करने के लिए सरकारी बावर्ची खाने में गर्म किया हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा न था। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। हज़रत उमर रहमतुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को देखना पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर आलिमों को बुलवाते और उनसे मुलाकात नसीहत की दरख्वास्त करते। वो चाहते थे कि उलमा इंसाफ करने में उनकी रहनुमाई करें, नेकी के कामों में मदद करें, हाजतमंदों की हाजतें उन तक पहुँचाएँ और उनके सामने किसी की ग़ीबत ना करें। वो मुलाजिमों के आराम का ख्याल रखते और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दफतन चिराग झिलमिलाने लगा। करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था। मेहमान ने कहा कि उसको जगा दूं? बोले, सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूं? फरमाया, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं। आप खुद ही उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करके पलटे तो कहा, जब मैं उठा था तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ था और जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ हूँ। उनके ज़माने में बड़ी खुशहाली थी। लोग उनके पास कसरत से माल लाते और कहते कि गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन वो ये कहकर माल वापस कर देते थे कि हाजतमंद नहीं मिलते, फिर ये माल किसे दिया जाए।
उन्होंने लोगों की सहूलियत के लिए सराएं बनवाईं, शराब पर पाबंदी लगाई, बेजा रस्मों को ख़त्म किया, ग़ुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया, शाही ख़ानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से अवाम को निजात दिलाई। उनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा। हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्लाहात अमल में आ गईं। तारीख़ में ऐसे आदिल, नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। उन पर अल्लाह की रहमत हो। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। प्राणियों में पोषण भाग 3। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. घास खाने वाले जानवरों में पाचन को समझना। ख. समझना कि एक कोशिक जीवों में पाचन कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में मनुष्य की पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था,
भोजन के स्वाद से लेकर पाचन तक का सफर कितना लंबा और मजेदार होता है। क्या आपने कभी किसी गाय को जुगाली करते हुए देखा है? क्या एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन प्रक्रिया होती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। दीदी, इन गायों को देखो, मैं इन्हें रोज देखता हूँ। ये रोज ऐसे ही अपने मुंह में खाना चबाती रहती है। क्या ये सारा दिन कुछ खाती रहती हैं? हाँ रवि, अगर कोई इन्हें देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही सोचेगा। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। गाय और अन्य घास खाने वाले जानवरों की पाचन प्रक्रिया मनुष्य से अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? चल रवि, रामू काका की गौशाला में चलते हैं। वह हमें विस्तार से समझा पाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। नमस्ते काकी, रामू काका है क्या यहाँ? नहीं बच्चों, वे तो शहर गए हैं। अच्छा काकी, आज स्कूल से लौटते समय रवि ने गायों की पाचन प्रक्रिया के संबंध में सवाल पूछे, तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम रामू काका से आकर अपने सवाल पूछ लें। तुम दोनों कुछ देर प्रतीक्षा करो, वे कुछ देर में आने ही वाले हैं। ठीक है काकी, धन्यवाद। क्या हम गायों को चारा खिला सकते हैं? हाँ जरूर बच्चों, आओ मेरे साथ। काकी रानी और रवि को गायों को चारा डालने के लिए लेकर जाती हैं। अरे ये देखो दीदी, ये गाय कैसे जुगाली कर रही है। हाँ रवि, चल जब तक रामू काका आते हैं हम काकी से पूछते हैं। उन्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि वह गायों के साथ रोज समय बिताती हैं। हाँ दीदी, चलो उनसे पूछते हैं। अरे ये देखो, यहाँ रामू काका की गौशाला में गाय की पाचन प्रक्रिया का एक चित्र भी लगा हुआ है। काकी, क्या आप हमें इस चित्र के बारे में बता सकती हैं? रानी बिटिया, इस चित्र में दिखाया गया है कि गाय क्या क्या खाती है। घास, भुट्टा, हरी सब्जियों के पत्ते आदि। देखो दीदी, हमने जो घास डाली थी वह ये गाय खा भी गई। रवि देख, वह घास को जल्दी से निगल लेती हैं। आओ बच्चों, यहाँ बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। घास निगलने के बाद गाय उसे अपने आमाशय के एक भाग, जिसे रूमेन कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अच्छा, मनुष्य की पाचन क्रिया में रुमेन नहीं होता है ना काकी? हाँ, सही बोल रहे हो रवि। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इस आंशिक पचे हुए भोजन को जुगाल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कड भी कहते हैं। ये जुगाल बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फिर से मुंह में लाया जाता है। यहाँ देखो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, तभी इसे जुगाली करना कहते हैं। गाय इसी कट को चबा रही होती है। ऐसे जीवों को रूमिनेंट या रोमनथी कहते हैं, है ना काकी? बिल्कुल सही रानी। गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट या रोमनथी कहलाते हैं। घास में कौन से पदार्थ होते हैं काकी? मनुष्य तो घास नहीं खा सकता, है ना? घास में सेलुलोज होता है।
क्या सेल्यूलोज? ये क्या होता है काकी? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु जैसे मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो क्या गाय जैसे घास खाने वाले जंतुओं में कोई विशेष भाग होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करता है? क्या रवि के प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करूं काकी? हाँ रानी बिटिया, बताओ। रवि, गाय के आहार नाल में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना होती है, जिससे अंधनाल कहते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ होता है। अच्छा, पर कैसे दीदी? अंधनाल में कुछ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। यह मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते। अरे वाह रानी बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। बच्चों, बहुत देर हो गई है। लगता है रामू काका को देर लगेगी शहर से लौटने में। तुम दोनों अब घर जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होंगी। जी काकी, धन्यवाद। वाह, कितनी अनोखी जानकारी है ये, है ना दोस्तों? क्या आप कभी किसी गौशाला में गए हैं? क्या मैं आपकी विज्ञान की ये किताब देख सकता हूँ दीदी? हाँ रवि, यह लो। अरे दीदी, ये अमीबा का चित्र है ना? पता है, मैंने पढ़ा था कि ये एक कोशिक जीव होता है। क्या इनकी भी पाचन प्रक्रिया होती है? दोस्तों, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। हाँ रवि, अमीबा और अन्य एक कोशिक जीवों में भी पाचन प्रक्रिया होती है। अरे, ये तो कितने आश्चर्य की बात है दीदी। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? पता है रवि, कल स्कूल में एक विज्ञान की प्रदर्शनी है। वहाँ अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थी एक कोशिक जीव जैसे अमीबा को माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। तुम भी कल अपने दोस्तों के साथ वहाँ आना और अपने सारे सवाल भी पूछ लेना। ये तो बहुत मजेदार होगा। दोस्तों, कितना मजा आएगा विज्ञान की प्रदर्शनी में। कितने अलग अलग प्रयोग होंगे वहाँ, और हम माइक्रोस्कोप की मदद से अमीबा को भी देख पाएंगे। अगले दिन स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में। नमस्ते सूरज भैया, क्या मैं भी अमीबा देख सकता हूँ? हाँ जरूर रवि, क्यों नहीं। आओ, यहाँ ऐसे अपनी एक आंख बंद करो और यहाँ से देखो। बताओ क्या दिखा? अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस किताब के चित्र जैसा है जो मैंने कल रानी दीदी की किताब में देखा था। सूरज भैया, क्या आप मुझे अमीबा की पाचन प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? हाँ रवि, जरूर। अमीबा जो है वो नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में पाया जाता है। यहाँ देखो, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन प्रक्रिया दिखाई गई है। पता है, अमीबा सूक्ष्म पौधों और प्राणियों को खाता है जो पानी में तैरते हैं, जैसे हम मुंह से खाते हैं, और इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। वैसे ही अमीबा में भी इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन भैया, अमीबा का तो मुंह नहीं होता, तो वह खाता कहाँ से है? रवि, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और अवस्था बदलता रहता है। देखो, एक बार फिर माइक्रोस्कोप से उसकी अवस्था देखो। भैया,
जब मैंने पहले देखा था तो इसकी अवस्था कुछ और थी और अब कुछ और है। हाँ रवि, जब ये खाता है तब एक या अधिक उंगली के समान आकार जैसी संरचना, जिसे पादाब कहते हैं, निकालता है। ये अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। भैया, यहाँ इस पोस्टर में पादाब दिखाए गए हैं, है ना? हाँ रवि, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन क्रिया दिखाई हुई है। ये देखो फिर, खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही खाद्य रस स्रावित होता है, जो खाद्य को सरल पदार्थों में बदलता है। ये कितने सूक्ष्म जीव है, पर पाचन प्रक्रिया बिल्कुल मनुष्य की तरह है। हाँ रवि, तभी तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। ओह, तो क्या अमीबा में भी भोजन का अवशोषण होता है? हाँ रवि, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। पता है रवि, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रखरखाव के लिए काम आता है और अपचित खाद्य खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सभी प्राणियों में, चाहे वो बड़े हो या छोटे, पाचन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। हाँ रवि, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और उसकी वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वह हमारे शरीर के दिन भर के कार्य और अलग अलग प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भैया, आपने मुझे माइक्रोस्कोप से अमीबा दिखाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने घास खाने वाले जानवर जैसे गाय और एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन क्रिया के बारे में समझा होगा। अगली बार जब आप किसी गाय को जुगाली करते हुए देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ, आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर, ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चे की दुआ। यह मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में एक बच्चे ने ईश्वर से कौन कौन सी कामना की है इसके बारे में बताया गया है। इस प्रार्थना के पढ़ने से पहले हम लोग मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते हैं, उनके जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ये है मोहम्मद इकबाल का चित्र है, आप इनका चित्र देख लीजिए। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 ईस्वी को। इनकी मृत्यु यानी कि निधन हुई थी 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान सियालकोट है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस समय यह अविभाजित भारत का हिस्सा था। इनकी रचनाएं हैं
असरार ए खुदी, बंग ए दारा और रुमज ए बेखुदी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। इनकी रचनाओं का नाम असरार ए खुदी, बंग ए दारा, रुमज ए बेखुदी। इनकी एक रचना है जो देशभक्तिपूर्ण रचना है, जिसका नाम है तराना ए हिंद। मोहम्मद इकबाल के कुछ और नाम भी थे, जिनका इनके अन्य नाम है अल्लामा इकबाल, मसऊदी, मुफक्किर ए पाकिस्तान। ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे, जहाँ पे इनको ये नाम मिला था। चलिए बच्चों, अभी तक हमने बच्चे की दुआ कविता के रचनाकार मोहम्मद इकबाल के जीवन परिचय के बारे में जाना है। अब हम उस कविता में, उस प्रार्थना में आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। उसके बाद हम इस प्रार्थना को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब हम प्रार्थना के कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है लव, इसका मतलब होता है होठ। दूसरा है दुआ, दुआ यानी कि प्रार्थना। तीसरा है जीनत, जीनत का मतलब शोभा। चौथा है इल्म यानी कि शिक्षा। पांचवा हिमायत, हिमायत में मतलब भलाई, आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं ना, उसको कहते हैं भलाई करना। छठा है मोहब्बत यानी कि प्यार या किसी से लगाव। सातवां है चमन यानी कि फुलवारी, इसको हम लोग बगीचा या बाग भी कहते हैं। आठवां जईफों, जईफों का मतलब होता है वृद्धों यानी कि बुजुर्ग या जो बूढ़े लोग होते हैं वो। नाइन्थ है नेक, नेक का मतलब अच्छा। 10वां है यारब, यारब मतलब हे ईश्वर, हम लोग कभी कभी बोलते नहीं है हे ईश्वर। 11 है रह, रह यानी कि रास्ता या राह। चलिए बच्चों, अभी तक आपने मोहम्मद इकबाल के जीवन परिचय के बारे में जाना, प्रार्थना में आए कठिन शब्दों के अर्थ की भी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब हम लोग इस प्रार्थना को पढ़ेंगे और प्रार्थना के अर्थ को समझेंगे कि बच्चे की जो दुआ है, वो एक बच्चा, एक छोटा बच्चा है, आप ही के जैसा बच्चा है, वो ईश्वर से क्या दुआ करता है। फिर हम आपको पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी आपको बताते जाएंगे, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इसमें बच्चा क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो मेरे होठों पे आ रही है। तो क्या बन के आ रही है? प्रार्थना बन के आ रही है। वो किस लिए? कि मेरी जो जिंदगी हो वो आनंददायक हो, वो आनंद से भरी हुई हो। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हम फिर से पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे ज्ञान से, दम का मतलब क्या होता है? ताकत नहीं होता है। तो एक बच्चा क्या ईश्वर से दुआ कर रहा है कि हे भगवान, मेरे ज्ञान से इस संसार की जो है वो अज्ञानता दूर हो जाए, मेरे चमकने से, यानी कि मेरे अंदर इतना ज्ञान हो और हम वो अच्छा काम ऐसा करें कि मेरे चमकने से हर जगह पूरे संसार में जो है वो अच्छाई की महक फैल जाए, हम ऐसा नेक काम करें। ये बच्चा ईश्वर से कह रहा है। इसके बाद की पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ठीक है, फिर से देखिएगा। हो मेरे दम से यूं मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जीनत का मतलब आप लोग अभी पढ़े थे ना, हम बताए थे आप लोगों को कि जीनत का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शोभा। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे दम से, यानी कि मेरे कारण मेरे वतन की शोभा बढ़े। तो वतन की शोभा कैसे बढ़ेगी? खराब काम करने से नहीं ना, कोई अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो वतन की शोभा बढ़ेगी। तो बच्चा ईश्वर से दुआ कर रहा है कि हे ईश्वर, हम हमेशा अच्छा काम करें ताकि मेरे वतन के, मेरे देश की जो है वो शोभा बढ़े। और वो शोभा किस तरह से? जिस तरह से फूल बगीचे की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से हम अपने देश की शोभा बढ़ाएं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम। जिंदगी हो परवान की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी हो परवान की सूरत या रब,
इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब इसका अर्थ देखते हैं। बच्चा क्या कह रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी हो, हे ईश्वर, मेरी जो ज़िंदगी हो वो दूसरे के लिए हो, परोपकार के लिए हो और दूसरों की भलाई के लिए हो, और मुझे ज्ञान अर्जित करने से मुझे मोहब्बत हो, यानी कि हम जो जहाँ भी हमको नया ज्ञान मिले, नई शिक्षा मिले, उसको हम सीखें, उसको सीखने से हम कभी दूर नहीं भागें। इसके बाद की पंक्ति है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। फिर से ध्यान से देखिएगा, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, बच्चे के द्वारा क्या कहलाते हैं, बच्चे की दुआ क्या कहती है कि मेरा जो काम हो वो गरीबों के हक में हो, हम हमेशा गरीबों के पक्ष में खड़े रहें, उनके लिए मदद करते रहें, उनकी मदद करते रहें। दर्दमंदों से, यानी कि जो दर्द में है, और ज़ईफ़ हो, यानी आप लोग पढ़े थे ना, ज़ईफ़ का अर्थ आपको बताए थे क्या होता है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े जो होते हैं। तो जो दर्दमंद मतलब जो तकलीफ़ में है, जिसको किसी तरह की तकलीफ़ है, तो जो दर्द में है और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे क्या करना, मोहब्बत करना। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा जो काम हो वो एक गरीबों की मदद करना हो, जो दर्द में रहने वाले लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, और उनसे हम क्या करें, मोहब्बत करें, उनसे नफरत नहीं करें। ईश्वर हमको ऐसा बनाना। इसके बाद की पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। क्या कहते हैं, देखिएगा, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बच्चा क्या कह रहा है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझको हमेशा बुराई से बचा के रखना, यानी कि हम कभी किसी गलत संगत में नहीं पड़े, किसी गलत राह पर नहीं चले। नेक जो राह हो, जो सही रास्ता है, उसी राह पे हमको चलाना, सही रास्ते पे हमको चलाना, कभी हमको गलत रास्ते पे, गलत संगत में, बुरे लोगों से हमेशा बचा के रखना। ईश्वर से बच्चा क्या करता है, यह दुआ करता है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पुस्तक में ये प्रार्थना दी हुई है, आप उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसके अर्थ को ध्यान में रखिएगा, और इसके अर्थ को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रार्थना सिर्फ लिखने के लिए नहीं बताई गई है, या पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई है। यह प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि आप लोग भी सीखें वो सारी चीज़ें, आप भी ज्ञान अर्जन करें, आप भी गरीबों से मोहब्बत करें, आप भी सही रास्ते पर चलें। ठीक है बच्चों, जब आप यह पाठ पढ़ रहे थे तो आपने कुछ ऐसे शब्दों पे गौर किया होगा जिसके नीचे बिंदी लगी होती है। तो उर्दू के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों के बारे में, वो किन किन अक्षरों के नीचे बिंदी लगती है और कैसे शब्दों के बारे में लगती है बिंदी, कैसे शब्दों के नीचे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। चलिए इसका उदाहरण और परिभाषा देखते हैं हम। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ। आप इस परिभाषा में भी देखे होंगे, यहाँ जहाँ नुक्ता लिखा हुआ है, आधे क के नीचे क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। इसी तरह से जो बिंदी लगी हुई होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नुक्ता कहते हैं, और उसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। अभी बच्चों आप लोगों ने थोड़ी देर पहले नुक्ता किसे कहते हैं वो जाना, और नुक्ता किन किन वर्णों में लगता है यह जाना है। अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि नुक्ता लगने से शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे पहला शब्द क्या है, काज। इसका मतलब क्या होता है, काम होता है। काज का मतलब क्या होता है, काम होता है। यहाँ पे कहीं भी नुक्ता नहीं लगा हुआ है, किसी भी वर्ण में नुक्ता नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब वही हम लोग नुक्ता लगा देते हैं और उस क्या बोलते हैं उसको, काज, तो उसका अर्थ क्या होता है, बटन होल, यानी कि वैसा होल जहाँ पे हम लोग बटन लगाते हैं, शर्ट का बटन आप लोग लगाते हैं ना, वो होल। तो नुक्ता लगने से क्या हुआ, शब्द के अर्थ में अंतर आ गया। उसी तरह से है फन। फन का मतलब क्या होता है, जो सांप का फन होता है उसे कहते हैं। और जब हम नुक्ता लगा के पढ़ते हैं उसको फन, तो उसका मतलब होता है कला।
वो किसी भी तरह का जो की कला होती है उसको कहते हैं। और यहाँ पे एक और शब्द देख लेते हैं, जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। और जब हम ज में नुक्ता लगा देते हैं जरा, तो उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो आप लोग नुक्ता किसे कहते हैं वो समझ गए, नुक्ता किन किन वर्णों में लगता है वो समझ गए, और नुक्ता लगने से शब्द के अर्थ में क्या अंतर आता है इसका उदाहरण आपने देखा। इस तरह के कुछ और उदाहरण आपके पुस्तक में है, आप उसे पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, अब आपने यह पाठ पूरी तरीके से पढ़ लिया है और इसे समझ भी लिया है। अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। किस तरह से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देंगे उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि इस पाठ में कवि ने किन किन चीज़ों की चाह रखी है। कवि का अर्थ है यानी कि कवि ने बच्चों के द्वारा किन किन चीज़ों की चाह रखी गई है। तो बच्चे क्या क्या चाह रखते हैं यह आप लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। बच्चे कौन सी चाह रखते हैं, आरोग्य बनने की, ज्ञानवान बनने की, जीवन आनंददायक बनाने के। ये बच्चे ईश्वर से दुआ करके अपनी चाह, अपनी तमन्ना ईश्वर को बताते हैं। इन शब्दों को, इस उत्तर को आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में बच्चों ने संसार को बेहतर बनाने की कामना की है। आप संसार को बेहतर कैसे बना सकते हैं? आप संसार को बेहतर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, उसे अपने शब्दों में लिखें। कुछ बातें आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही बातें लिखें। आप अपने तरफ से भी कुछ बातें उनमें जोड़ सकते हैं। जैसे संसार को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्तर के काम हो। हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम रास्ते पे चलते चलते सड़क पे थूकते चलते हैं, तो अगर ये काम भी हम नहीं करें तो क्या होगा, हमारा रास्ता साफ रहेगा। हम आप लोग रास्ते चलते चलते कभी कुत्ते के बच्चे को मारते रहते हैं, कभी किसी को मारते रहते हैं। अगर आप वो काम भी ना करें तो क्या होगा, संसार अच्छा बनेगा। हम अपने से छोटे बच्चों को प्यार से रखें, उन्हें अच्छी बातें बताएं, उससे भी संसार क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो ये मेरी राय थी, ये मैंने आपको बताया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ों से आप संसार अच्छा बना सकते हैं। आप अपने तरफ से सोच के लिखिए कि आप और कौन सी चीज़ें कर सकती हैं जिससे आपके आसपास का समाज अच्छा बने। जब आपके आसपास का समाज अच्छा बनेगा तो संसार खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। एक प्रश्न है जो आपका गृह कार्य है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, इन बातों को आप कम से कम 10 से 15 पंक्ति में लिखेंगे। उसके बाद का एक प्रश्न है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसे आप कैसे साबित करेंगे या कैसे बताना चाहेंगे, इसे अपने शब्दों में 10 से 15 पंक्तियों में लिखेंगे। आपका इसके बाद का एक आपके पुस्तक में प्रश्न दिया हुआ है, कविता की कुछ पंक्तियों को दिया हुआ है, उसका व्याख्या आपको करना है। आपको मैंने पूरी कविता की व्याख्या शुरुआत में बता दी हूँ। तो अब आप क्या करेंगे कि उन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे और बताए हुए अर्थ को याद करेंगे, ध्यान देंगे और उन पंक्तियों के अर्थ को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता, मचलता,
शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरह ये एक्वेरियम अवस्थित है और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।